हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं अभी आपकी राष्ट्रीय मींस का मेरिट परीक्षा NMMS परीक्षा होने वाली है। तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनकी वीडियोस मैं लेकर के आया हूं और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मैं चैनल पे डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो आपको मिल सके, ताकि आप इस राष्ट्रीय मींस कम मेरिट परीक्षा जो नेशनल मींस कम मेरिट परीक्षा है आपकी, इसमें आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकें। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम देखते हैं आपके NMMS परीक्षा विषय विज्ञान का कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आएंगे विज्ञान विषय से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है जैसे वास्तविक, आभासी, साधारण या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब याद रखना, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बाकी क्या है? आभासी और साधारण को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, पादपों में जल का परिवहन होता है, कैसे होता है? तो ये होता है बच्चों जाइलम के द्वारा, है ना। फ्लोएम द्वारा नहीं होता, रंध्र के द्वारा भी नहीं होता है, मूल रोम के द्वारा भी नहीं होता है, जाइलम के द्वारा होता है। इस बात को याद रखना। पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ये इसका सही आंसर है, जाइलम। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय मींस कम मेरिट परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। और भी सारे विषय, गणित के, आपके अंग्रेजी के, हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के कैसे प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्नों की सीरीज में लेकर के आऊँगा। हर दिन वीडियो लेकर के आऊँगा। तो उन सारी वीडियो को देखें आप और वो सब वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब देखते हैं, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन दर होती है, कितनी होती है? तो याद रखना बच्चों 15 से 18 प्रति मिनट, यानी 15 से 18 मिनट प्रति मिनट होती है। 15 से 18 बार प्रति मिनट इसकी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में क्या होती है? श्वसन दर होती है ना। 15 से 18 बार 1 मिनट में श्वसन दर उसकी होती है, वो सांस लेता है। कितने बार लेता है? 15 से 18 बार। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखना, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाते हैं। ए नंबर आपका सही आंसर होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? बच्चों कुछ सूत्र भी याद रखना, जैसे चूने का सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का यानी मात्रक क्या होता है, ऑक्सीजन को हम कैसे दर्शाते हैं, है ना। पानी को कैसे? तो पानी का H2 हो गया, है ना। पानी कैसे है? H2O पानी, है ना। ऑक्सीजन का क्या है? O2 है। तो इस प्रकार से आप काफ़ी सारे चीज़ों के याद रखना पड़ेगा आपको। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है बोला है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। सी नंबर आपका सही आंसर है, CaCO3 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक क्या है? तो कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। याद रखना, केंद्रक कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है आपका, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है? मतलब वायु के सामने जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 4/3 इसका सही आंसर होगा। जल का अपवर्तनांक होता है इसमें 4/3। अगला प्रश्न है आपका, लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो Fe2O3 लोहे के पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कैसे होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है। इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। विज्ञान विषय के और भी कम से कम 10 से 15 वीडियो में लाऊंगा और हर विषय के, गणित के, हिंदी के, अंग्रेजी के, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सबके मैं 10 से 15 वीडियो ऐसे बनाकर चैनल पे डालूंगा। तो वो सारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का मुख्य अवयव क्या है?
है ना। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है, तो क्या है इसका, मीथेन इसका मुख्य अवयव है, याद रखिएगा क्या है, मीथेन। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष कौन सा है, तो कौन सा है, तो जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के साथ ही उत्पन्न हो जाता है ना। वर्णनीयता नहीं होगा, निकट दृष्टि दोष भी नहीं होगा, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत क्या है, तो पेट्रोल जो है ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है। अनवीनीकरण मतलब एक बार अगर ख़त्म हो गया तो उसे हम दोबारा नहीं ला सकते, है ना। मतलब पेट्रोल जब तक ज़मीन से निकल रहा है तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नवीकरण मतलब होता है कि जो कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश ये नवीकरण है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, जल भी नहीं होगा और पवन भी नहीं होगा, है ना। लेकिन पेट्रोल एक दिन समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों आपतित किरण। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी रोग कैसे फैलता है, तो ये वायरस से फैलता है ना, बैक्टीरिया से नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी नहीं है, कवक भी नहीं है, वायरस इसका सही आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी रोग जो फैलता है वो वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, दहन एक क्रिया है, कौन सी क्रिया है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्यों है ऑक्सीकरण, क्योंकि दहन मतलब होता है जलना, और जब आग लगती है तो आग में क्या होता है, O2 होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है। तो ये कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। अगला प्रश्न है बच्चों, पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं, तो याद रखना उत्पादक बनाते हैं ना। पौधे जो होते हैं, पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो ये होते हैं ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक। आप पढ़े होंगे 6वीं में 7वीं में, है ना, तो छोटी क्लास में पढ़े होंगे। तो पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं पौधे। तो याद रखना पारिस्थितिक तंत्र में पौधे क्या होते हैं, तो ये उत्पादक का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन हैं और उसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। तो 11 परमाणु क्रमांक है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं तो क्या होता है, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखना पड़ता है ना, यानी उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ पे पूछा है क्या सही, चाल बराबर क्या होता है, दूरी गुणा समय, तो नहीं होता, है ना। चाल बराबर क्या होता है, समय दूरी, नहीं होता, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी गुणा समय, ये भी नहीं होगा। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी ऐसे चाल बराबर क्या हो जाता है, यहाँ जाता है दूरी, ऊपर क्या आएगी, दूरी, है ना, और नीचे समय, यानी चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो इस प्रकार से आप सही आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, 20 दोलन पूरे करने में कितना समय ले रहा है, 32 सेकंड ले रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 1.6 सेकंड, मतलब आप 32 में 20 का भाग दे दीजिए तो आपका 1.6 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा, तो ये क्या होगा, सरल रेखा दूरी समय ग्राफ इसमें होगा। कौन सा होगा, सरल रेखा दूरी आपका आएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो क्या है ये, ऊष्मा शोषी क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, ऊष्मा शोषी होगी, उदासीन नहीं होगी, है ना, ऊष्मा क्षेपी भी नहीं होगी, क्या होगी, ऊष्मा शोषी होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होता है, तो ह्यूमस होता है। याद रखना, आप रोटी को रात में ऐसे ही रख देंगे बारिश के समय में तो उसमें ऊपर सब वाइट सफ़ेद सा फफूंद लग जाती है ना, ब्रेड में भी फफूंद लग जाती है, तो ये क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है और मृत पादप में, जैसे मृत पादप होते हैं जो पेड़ पौधे ऐसे मर जाते हैं ना, तो उनमें क्या लग जाते हैं, ह्यूमस हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, तो पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं, वो ह्यूमस कहलाते हैं। तो याद रखना क्या कहलाएंगे, ह्यूमस।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है ये प्रबल अम्ल कहलाता है। अगला प्रश्न है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? घटपर्णी है। याद रखना है ना, इस प्रकार से एक पादप रहता है और यहाँ पे उसका ऐसे ढक्कन लगा रहता है। जब कीड़े आते हैं अंदर तो कीड़े यहाँ से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है ना, तो उस खुशबू को देखकर क्या होते हैं? कीड़े आते हैं ऐसे, और कीड़े यहाँ अंदर चले जाते हैं और ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है और ये कीड़े अंदर ही मर जाते हैं। तो वो क्या है? एक पौधा है जो क्या करता है? कीड़ों को खाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घटपर्णी। याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। घटपर्णी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पित्त रस संग्रहित होता है, कहाँ होता है? तो पित्ताशय में संग्रहित होता है ना? कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला प्रश्न है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, कैसे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं वायुमंडल में O का प्रतिशत कितना है? मतलब ऑक्सीजन, O यानी क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कीट की हानिकारक अवस्था क्या है? तो लार्वा है ना, बहुत हानिकारक अवस्था है। जबकि कीड़े होते हैं उनके जो अंडे होते हैं, अंडे उसको क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं ना। पानी में देखे होगे जब गंदा पानी रहता है तो मच्छर के बहुत सारे लार्वा, मच्छर मक्खियों के बहुत सारे ऐसे लार्वा जमा हो जाते हैं पानी में, पानी हरा हरा हो जाता है, तो वो क्या है? वो लार्वा कहलाते हैं। तो कीट की हानिकारक अवस्था है वो। कोयले का अश्मीय मान क्या है? तो कोयले का अश्मीय मान क्या है? 25 से 33 किलो जूल प्रति ग्राम है ना। ये क्या है? ये कोयले का अश्मीय मान कहलाता है। अगला प्रश्न है स्थायी चुंबक बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो लोहा, निकेल व कोबाल्ट की मिश्र धातु के बने होते हैं। सी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है ना। जैसे कि आप जैसे कि तार है ना, एक तार है जिसमें करंट है। अब उस तार को आप किसी लोहे की छड़ से, लोहे की रॉड में ऐसे छुआ देंगे, टच कर देंगे, तो क्या होगा? उससे करंट कहाँ चला जाएगा? लोहे के रॉड में चला जाएगा। तो इसे हम क्या हो जाएगी? वो वस्तु क्या हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है आपका कि छोटी माता रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वह क्या है? तो क्या हो जाएगा? वो क्या है? वो वेरिसेला जोस्टर है ना। छोटी माता रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वो क्या है? वो वेरिसेला जोस्टर कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरिसेला जोस्टर इसमें सही आंसर है। तो इस प्रकार से ये कुछ 35 प्रश्न थे बच्चों। अगली वीडियो में और भी प्रश्न ऐसे काफ़ी सारे लाऊंगा और सारे सब्जेक्ट के प्रश्न लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे प्रश्न और भी मिल सके। धन्यवाद।